नमस्ते। हमारे साथ हैं आज रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी एक बहुत लंबा कोई 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया हमारे प्यारे अजीत अंजुम जी के साथ। तो हम आज रवीश कुमार जी से उसी की प्रतिक्रिया में कुछ सवाल पूछेंगे और मुझे आशा है कि उन सवालों से रवीश कुमार जी बचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो रवीश कुमार जी, आप यह बताइए कि ये जो पूंजीपति लोग हैं वो सेब को जब छीलते हैं, जो आपने बताया था, तो उस छीलने में, प्रेम से छीलने में आप कहाँ से बीच में आ गए? और तो कोई भी नहीं छिला एनडीटीवी में से, यहाँ तक कि वो आपके प्रणय राय भी नहीं छिले, तो आप ही क्यों छिल गए? आपने शब्दों का उपयुक्त इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा था कि जो गोदी सेठ हैं वो नफासत से सेव को छील के खाते हैं। मैंने एक लंबी प्रक्रिया का जिक्र किया था और अपनी महानता बताई थी कि मेरी महानता इतनी ज्यादा है, पर्वत से ऊंची हो गई है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही डरते हैं। इसके पहले इस महानता का परिचय जो है अभिषेक शर्मा और पुण्य प्रसून खाजपेयी ने भी दिया था। अपने अपने YouTube चैनल पे आने के पहले हमें ये सब अपनी महानता, हम कितने बड़े पत्रकार हैं, इन सब के बारे में बताना पड़ता है, तभी तो ऑडियंस रिस्पॉन्सिव होगी। और आपको पता है, आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं संजय जी, जयपुर डायलॉग चलाते हैं, YouTube तो सारा एल्गोरिदम का ही खेल है। तो मैंने अपने स्वयं के त्याग पत्र का सारा ब्लेम जो है वो गोदी सेठ पे डाल दिया। नहीं तो हमने गोदी मीडिया तो सुना था, गोदी मीडिया के साथ ये गोदी सेठ कैसे हो गया? अब ये आप जिसको गोदी सेठ कह रहे हैं, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एनडीटीवी है, तो ये पहले अंबानी सेठ के पास था, फिर ये अडानी सेठ के पास चला गया, तो एक सेठ से दूसरे सेठ के पास चला गया, और इसी सेठ को अशोक गहलोत जी भी बगल में बैठालते हैं, हमारे भूपेश बघेल जी भी गलत में बगल में बैठालते हैं, ममता दीदी भी उनसे प्रेम पूर्वक बात करती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं पोर्ट का। तो ये तो केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां भी इनका स्वागत होता है, तो ये गोदी सेठ कैसे हुए? इसको समझने के लिए आपको एनडीटीवी के चाल और चरित्र को समझना पड़ेगा, जो कि झूठ के धरातल पे हमने रखा है। आप याद कीजिए कि किस प्रकार से हम दूरदर्शन के टेप्स को चुरा चुरा करके एनडीटीवी बनाए। तो जहां पे शुरुआत ही चोरी से हो, बेईमानी से हो, तो आप मुझसे ईमानदारी की अगर उम्मीद रखते तो यह आपकी समस्या है संजय जी। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी को जब अडानी के साथ वो इंटरव्यू वायरल हुआ था, वो फोटो वायरल हुए थे, तो मैंने ही पूरा प्राइम टाइम किया था और बताया था कि अडानी जी का इन्वेस्टमेंट कितना बंगाल को आगे लेके जाएगा। और हम लोग वही हैं जो बिरला सेठ के कपड़े फाड़े जाने पे भी कहते हैं। देखिए, हमारे दोगलापन और हिपोक्रेसी का कोई आप इस प्रकार से तुलना करेंगे तो मैं क्या कहूँ, आप मुझे भागना पड़ेगा प्रश्नों से, फिर नैरो एस्केप ढूंढना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, गोदी सेठ की आप तुलना सिर्फ मुझसे कीजिए। मेरे साथ क्या हुआ, भारत माँ के एक बेटे की नौकरी छीन ली है इस देश के प्रधानमंत्री ने, सिर्फ मेरे सवालों से बचने के लिए। इतनी महान जब तक मैं पिच नहीं रखूंगा, लोग मुझे सुनेंगे कैसे? आप देखिए ना कि उस इंटरव्यू को कितने लोगों ने देखा। आप इस प्रकार से तय मत कीजिए कि मैंने क्या झूठ बोले क्या सच बोले। झूठ और सच का पैमाना अगर आप तोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखिए कि कितने व्यूअरशिप आए, कितना और उस पे रिटेंशन मिला, और उसके वजह से मेरे सब्सक्राइबर ग्रोथ में कितना जो है इजाफा हुआ। अगर आप ऐसे देखेंगे, भारी भरकम उर्दू शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूं, तो आप समझिए कि अगर इस प्रकार से अब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिशन तो सक्सेसफुल हुआ, जो हम पाना चाहते थे वो आउटकम आया। तो गोदी सेठ के ऊपर कहने का यही मतलब था कि मोदी जी मुझसे डर गए। अब मोदी जी जिससे डरेंगे लोग, मोदी विरोधी उसी को तो सुनेंगे, संजय दीक्षित को क्यों सुनेंगे? वैसे आप कौन जात से हैं? हम कौनो जात से हो, हम आपकी ही जात से हैं, आप ज्यादा चिंता ना करें। अब आप हमें ये बताएं कि भाई, आपका जो नैरेटिव आप बना रहे हैं कि मोदी आपसे डर गए, तो ये आप हमें समझाएं। जो हमने प्रश्न पूछा था उसका तो आपने जवाब दिया नहीं, क्योंकि आपकी आदत नहीं है कि भाई अंबानी सेठ और अडानी सेठ में क्या फर्क है, इसका जवाब आपने दिया नहीं। दूसरी,
कुछ बोले आप? हाँ, वही मैंने बताया कि वो मैंने बताया था ना कि इस प्रकार के जब आप प्रश्न पूछेंगे तो नैरो स्केप वाली जगह हमने बचा के रखी है अपने लिए। नहीं नहीं, हम तो होने नहीं देंगे ना, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। हम कौनो अजीत अंजुम थोड़े ही हैं। देखिए ऐसा है कि पहले जो अंबानी सेठ थे, अंबानी सेठ ने मुझे, मैंने बताया है उस शो में कि अंबानी सेठ ने मुझ पे ये कोई दबाव नहीं डाला। जैसे मैंने नौकरी सीरीज शुरू की तो मैंने बताया अपने आप कि मैंने 10 लाख लोगों की नौकरियां दिलवाई हैं और मैंने दूसरे ही मिनट में कहा कि मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं हिपोक्रेसी किस प्रकार से चलती है। मैंने फिर आगे कहा कि मेरी वजह से नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे, वो मुद्दा बना, रोजगार का मुद्दा जो हम बना रहे थे वो मतलब मुद्दा बना। भले उन्हीं लोगों ने मुझे गाली दी हो और ये भी कहा कि हत्या की धमकी वगैरह दी है, तो इस प्रकार से बिल्डअप करने के बाद एक अच्छा ऑरा बनता है पत्रकार का कि हाँ, इस पत्रकार से तो देश का प्रधानमंत्री भी डरता है। सोचिए कितनी बड़ी बिल्डअप मैंने कर ली है। अब अंबानी सेठ के बारे में मैंने बताया कि वो मुझे बागों में बहार है या शाम से कहना छेनू आया था, इस प्रकार के डायलॉग में कट एडिटिंग नहीं करते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर अंबानी के बाद अडानी सेठ आएंगे, जो कि गोदी सेठ मैंने बता दिया, तो सेव जो है नफासत से छील के वो लोग खाने वाले। तो आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे के पूरे एनडीटीवी को हाईजैक किया। इसमें मैंने वो मेन मुद्दा छुपा लिया कि एनडीटीवी की टीआरपी क्यों कम हुई, इतने बड़े देश में एनडीटीवी को लोगों ने देखना क्यों बंद किया। ये सब इल्जाम तो आप प्रणव राय पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी इमेज की चिंता थी। तो मैंने बोला कि इसके पहले कि एनडीटीवी मेरे रहते हुए ही बर्बाद हो जाए और लोग ये कहने लगे कि रवीश को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मैं स्वयं बाकी यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूब पे आ जाऊं, कम से कम जयपुर डायलॉग्स के साथ तुलना ही तो होने लगेगी कि हाँ चलो ठीक है। और दोनों को मसाला मिलता है इससे। देखिए जयपुर डायलॉग्स और राइट विंग वाले यूट्यूबर को भी मसाला मिलता है, लोग मुझे गरियाते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि आप भी कितने बड़े प्रसन्नता से जो है महरूम रह गए। आप मुझे इलेक्शन रिजल्ट गुजरात के दिन एनडीटीवी पे नहीं देखे, अंदर से बताइए आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, मिस तो कर रहे होंगे ना आप मुझे। तो वही जो कम से कम एक दिन भी लोग मुझे देखने आते थे, अब मुझे लगता है कि उस खुशी से लोग महरूम हो जाएंगे। नहीं, वो तो महरूम तो कैसे हो गए? आपने कोई काम तो छोड़ा नहीं है। आप वैसे कह तो ये रहे हैं कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अब तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए ना भाई। जिसको आप पहले कहते थे कि भाई कोई पकौड़ा तलना भी कोई काम है, मोदी जी कहते थे कि यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो अब आप जो हैं वो किसी के नौकर होने के बजाय आप एंटरप्रेन्योर बन गए। अब आप यूट्यूब पे आ गए। अब यूट्यूब भी तो पूंजीवाद का ही एक चमचमाता सितारा है ना। देखिए मैं एक वामपंथी हूं और वामपंथी को पूंजीवाद से तब तक परेशानी नहीं होती है जब तक अपना प्रॉफिट आता रहता है, दिखता रहता है। अब मुझे आपने पहले सुना होगा कि किस प्रकार से वामपंथी टाटा बिरला को गाली दे रहे थे, अब अंबानी अडानी को गाली। देखिए वामपंथियों का कोई स्टैंड थोड़े ना होता है। आप मुझसे जिस स्टैंड पे बात कराना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ये तो एक मुझे लगता है कि आप बड़े भोले हैं। अगर वामपंथियों से भी आप ये सोचेंगे कि हम सत्य के धरातल पे बात करें। देखिए हम लोग तो निगेटिविटी के परिचायक हैं। अगर और आपको ये लग रहा है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट हूं, तो आप और बोले हैं। मेरे लिए तो फंडिंग करने के लिए 2024 के चुनाव से पहले जॉर्ज सोरोस और बड़े बड़े लोग आएंगे भाई। अभी तो मेरा कोलैबोरेशन शुरू ही हुआ है वामपंथ के साथ। आप देखिए ना कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे यूट्यूब पे आते ही मेरा प्रचार करने लगे। मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं यही तो मैं ही तो हूं। मैं ही हूं सर जो मोदी को रोक सकता हूं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसकी धरातल में जाएंगे, गंभीरता को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा मुझ जैसा पत्रकार तो न भूतो न भविष्यति। आप लोग क्या जानेंगे सर हमारी महानता को। एक यूट्यूब तो हमारे लिए सिर्फ माध्यम है। हम तो कहते हैं कि हम सड़क पे खड़े होकर के भाषण देने लगेंगे तब भी 10 लोग सुनने आएंगे। वैसे भी जेएनयू और इस प्रकार के वामपंथियों को 10 ही लोग सुनते हैं, मगर 10 लोग सुनेंगे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप अपना एक छोटा सा कमरा 6x6 का छोड़ के, जिसमें बड़ी मुश्किल से 3 लोग खड़े हो सकते थे, उसको छोड़ के आप कहीं बाहर नहीं जाते थे, अपने काम से काम रखते थे। दूसरी बात आपने अभी अभी कही कि मोदी को आप ही रोक सकते हैं। तो भाई मोदी को 2019 में काहे नहीं रोके थे? हमारे हिसाब से आपने
प्रयास तो पूरा किया था, आपके प्रयास में तो कोई कमी थी नहीं, तो फिर आप 2019 में मोदी को काहे नहीं रोक पाए रवीश बाबू? अब देखिए, इसके लिए मुझे सनातन धर्म के ही ग्रंथों का उदाहरण देना पड़ेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वैसे मैंने कर्म में कोई कोताही नहीं बरती थी। मैंने लगभग 4 एपिसोड बांग्लादेश से रिलीज किए थे। इसके अलावा जस्टिस लोया वाला भी चरस मैंने खूब बोया था। इनफैक्ट मैंने साबित कर दिया था अपने शो के माध्यम से। जज की तो मुझे जरूरत नहीं है, आपको तो पता है मैं कितना बड़ा पत्रकार हूं। तो मैंने अपने शो के माध्यम से ही साबित कर दिया था कि जस्टिस लोया केस में अमित शाह ही संलिप्त है। मगर फिर भी इस देश की जो ऑडियंस कुछ राइट विंग यूट्यूबर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे अभिषेक तिवारी शो हो गए, संजय दीक्षित, ये लोग हैं, ओमकार चौधरी, आप लोग के जो एसोसिएट हैं, तो आप लोग जो हमारी हिपोक्रेसी को बार बार बता देते हैं जनता के आगे, तो उसके वजह से परेशानी थोड़ी बहुत होती है। लेकिन आपको तो पता है कि मैं कितना षड्यंत्र करने में माहिर हूं। तो इसी प्रकार की मैं कुछ नई नई चीजें सोच रहा हूं, जैसे शाम से कहना छेनू आया था या बागों में बहार है टाइप का मैं फिर से यूट्यूब पे ही खर्च करूंगा और शो, और उसके लिए डोनेशन ले लूंगा मैं। आपको तो पता है वामपंथी डोनेशन पे ही जीते हैं, तो मैं भी डोनेशन पे मांगने में थोड़े नहीं चूकूंगा। आपको याद होगा मेरा वो महत्वपूर्ण ऐड जिसमें मैं कहता था मुस्कुराते हुए कि मात्र 3 रुपए में एनडीटीवी अब आप देखिए, अखबार से भी सस्ता है। तो जैसे मैं कहता था उठा के टीवी अपने घर से फेंक दीजिए, लेकिन फिर मैं कहता था एनडीटीवी देखिए कम से कम। तो ये है, बातें स्ट्रगल है, और मैंने पूरा प्रयास किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि एनडीटीवी की आप लोगों ने पिछले 3-4 सालों में जो हिपोक्रेसी बता दी थी दुनिया के आगे, तो लोगों ने एनडीटीवी ही साला नहीं देखा। अब एनडीटीवी नहीं देखा तो उसमें रवीश को कहां देखेंगे। लेकिन मैं जब से यूट्यूब पे आया हूं, आप देखिए मेरा व्यूअरशिप कितना अच्छा हो गया है। एनडीटीवी से ज्यादा लोग रवीश कुमार को अकेले शो में देख रहे हैं। तो ये बताता है कि मैं कितना बड़ा पत्रकार हूं। आप समझ रहे, मैं जो मेरे अंदर वाला मैं है, आप उसको समझिए। आप मोदी जी को देखिए कि मोदी जी को रोकने के लिए जो है बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास में कोई कमी हो तो आप बताइए। लेकिन जानकारी तो यह है रवीश जी कि आपके निकलते ही एनडीटीवी की टीआरपी बढ़ने लगी है। यह क्या चमत्कार है? अरे प्रणव राय क्या बताएगा लोगों को, और क्या प्रणव राय के चिट्ठे में खोलूं तो आपको पता चलेगा। प्रणव जेम्स रॉय तो पूरा नाम है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि वो हिंदू है या ईसाई है। अरे वो तो मैं चला रहा था एनडीटीवी, और बरखा के निकलने के बाद ही अंग्रेजी वाला, तो देखिए जिस में बरखा ही काम कर रही थी जिस चैनल में, वो चैनल नहीं चलना था। ये तो बट ऑब्वियस है, आपको पता है ना कितनी बड़ी पनौती है। और फिर मुझसे बरखा को दूर कर दिया गया, और आपको लगता है कि चैनल चलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए एनडीटीवी की टीआरपी भले ही कुछ दिनों के लिए बढ़ी हो, लेकिन है तो अभी भी जेएनयू के एसोसिएट मेंबर ही, वही सब घाघ है। फिर वो ऑक्सफोर्ड, आप लोग एक हमारी आप लोग कब ढूंढते सर, एक हमारी इंप्लॉय को आप लोगों ने झूठा ऑक्सफोर्ड का सर्टिफिकेट बनवा के दे दिया, और वो बेचारी एनडीटीवी का भी नौकरी छोड़ गई। तो ये किसी राइट विंग के ट्रोल ने ही तो किया होगा। इसका कम दुख है क्या मुझे? लेकिन निधि तो वही की वही है। हाँ, वो वापस आ गई। उसको पता चला कि उसका किसी ने कैपिटल सी काट दिया था। नहीं, उसे पता चल गया 6 महीने बाद, जब लोगों ने पूछा कि यार तुम्हारा वो ज्वाइनिंग लेटर वन नहीं दिखा रही हो। तो होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि जो ये राइट विंग के ट्रोल हैं, जो मुझे ट्रोल करते हैं, एक ने मुझसे पूछा था, अभिषेक तिवारी ने, कि आप बंगाल पे कवरेज क्यों नहीं कर रहे? अरे बंगाल पे पूरा न्यूज तो ये था कि हिंदू मर रहे हैं ना। अब बताइए इस देश में हिंदुओं के मरने पे टीआरपी मिलती है संजय जी? आप बताइए, आप स्वयं सोचिए कि हिंदू के मरने पे किसको दुख होता है। और अगर मैं उसको दिखाने जाऊं, इससे अच्छा मैंने वो उसी टाइम शो किया था ये, जब बंगाल में हिंदू मर रहे थे, किस प्रकार से भारत के राष्ट्रवाद में जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जगह कम होती जा रही है। भारत जो अतिथि देवो भव का देश था, वो कितना संकुचित मानसिकता का हो गया है, और हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ने लगा है कि रोहिंग्या को बसाने नहीं दे रहा है यहाँ पे। अरे 1 अरब 40 करोड़ का देश है, और ऐसे थोड़े ना माइनॉरिटी और मेजोरिटी का बैलेंस जो है, मुझे लगता है कि जब तक माइनॉरिटी वाले ज्यादा नहीं हो जाएंगे तब तक ये बैलेंस ठीक नहीं है। तो माइनॉरिटी वालों को ज्यादा करने के लिए वो रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को बसने देना चाहिए। इनफैक्ट आप उदार बनिए।
आप अपने हिस्से का भी रोजगार बांग्लादेशी को दे दिए, रोहिंग्या को दे दिए, तब आप सच्चे भारतीय हिंदू कहेंगे। एक भारत माता के सच्चे सपूत का लेकिन आप लोगों ने नौकरी छीना है। भारत माता तो करा रही है। भारत माता तो करा रही है या नहीं करा रही है ये तो बाद में पता चलेगा। पहले तो ये बताइए कि पहले तो आप पूरी तरह से गोद में बैठे हुए थे कांग्रेस की, और कांग्रेस के हारते ही आप गोदी मीडिया चिल्लाने लगे। तो ओरिजिनल गोदी मीडिया तो आप थे। तो आपकी समस्या प्रजातंत्र नहीं है जिसका आप रोना रोते रहते हैं। मुझे लगता है आपकी समस्या यह है कि आपके पास अब वो सरकार नहीं है जिसमें आप मंत्री अपॉइंट कर सकते हैं और जो चाहे जैसा चाहे हुक्म आपका चल सकता है। वो मामला गड़बड़ होना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको दुख उसी का है, और गोदी सेठ को तो आप बिना मतलब बदनाम कर रहे हैं। हाँ, अब आप पकड़ लिए हैं मुद्दे को, लेकिन मैं उसमें भी नैरो एस्केप ढूंढ लूंगा। देखिए, प्रणव जेम्स रॉय और सोनिया माइनो, वेटिकन से रिश्ता तो था ही ना, ये तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। भारत की जनता उस वक्त तक नहीं समझ पाती थी, नहीं जान पाती थी। लेकिन आप देखिए कि शानो शौकत में जो परिवर्तन नजर आया, कहा हमने 25वीं सालगिरह जो है वो राष्ट्रपति भवन में मनाई। ये छोटी बात नहीं है, ये एनडीटीवी की सफलता का अपने आप में एक पैमाना, आप इसको भी मान सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमने राष्ट्रपति भवन में बनाया और अब हमें कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। आप बताइए कि आप मेरी जगह होते तो आपके दिल पे भी क्या गुजरती। वो दिन रात मेरी दिल के ऊपर गुजर रही थी कि यार मैं रोज रोजगार की बात कर रहा हूं, और ये अभिषेक तिवारी और ये संजय दीक्षित जैसे लोग याद दिलाते हैं कि देखो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, एनएचआरसी का डेटा याद दिलाते हैं। अब मैं इग्नोर करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कि हिंदू को तो मरना ही है। आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे कम से कम मोदी सरकार चली जाती है तो एक तो भला काम हो जाएगा माता के लिए, और मुझे फिर और कुछ अवार्ड भी मिलेंगे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, और मैंने देख लिया कि तो गतवा एनडीटीवी में रह के जो है वो क्रांति नहीं की जा सकती। क्रांति तो सड़क पे होती है, आप समझते हैं ना। और सड़क पे क्रांति करते करते देखिए कन्हैया ने भी अपना कैरियर बना लिया। मेरे बड़े भाई का कैरियर ऑलरेडी सेट है कांग्रेस में। तो मैंने सोचा कि, और आपको पता ही है कि सीमांचल वगैरह वाला जुगाड़ मैं ढूंढ ही रहा था, एनडीटीवी के रहते हुए ये संभव नहीं हो पाता। अब देखिए मेरे ऊपर खुला आसमान है, जैसे मैंने इंटरव्यू में कहा, मेरा तो अब पूरा आसमान खुला है। अब मैं चाहूं तो किशनगंज से चुनाव लड़ सकता हूं, भागलपुर से भी चुनाव लड़ सकता हूं, कांग्रेस से लड़ लूंगा, तो मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब इस खुले स्वच्छंद आसमान में मैं अपनी उड़ान विकसित कर पाऊंगा, जो कि एनडीटीवी के 6x6 कमरों में मैं नहीं कर पा रहा था। ये तो आप भी मानेंगे, क्योंकि वही दिन रात स्क्रिप्ट लिखना और घिसा पिटा, लोग समझ गए थे कि ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। अब प्रोपोगेंडा ही जब करना है तो खुले मैदान में आकर के करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि जो गोदी सेठ है उन्होंने तो खरीद ही लिया है एनडीटीवी। तो आज नहीं तो कल वो मुझे लात मार के निकालते। अब लात मारने वाले पंच लाइन पे मेरा विशेष आप ध्यान रखिएगा। आपको अच्छा लगेगा कि लात मार के मैग्सेसे अवार्डधारी, जिसे जतन से अपने चैनल को बचाने के लिए जेम्स रॉय ने मैग्सेसे अवार्ड दिलवाया, वो लात मार के निकाला जाए? बदनामी होती है ना जी। तो मैंने स्वयं लेटर दे करके रिजाइन कर दिया और कहा कि भाई मुझे गोदी सेठ ने जो है मेरी नौकरी छीन ली। और बड़ा वजन पड़ता है कि मैं भी एक भारत माँ का बेटा हूं। वैसे मैं बरबरा राव और इन लोगों का समर्थक हूं। मैंने बताया था, एक एपिसोड किया था, आपने देखा होगा कि क्या कंप्यूटर के माध्यम से वरवरा राव, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा जैसे क्रांति के वीर योद्धाओं को फंसाया जा रहा है, मोदी सरकार ट्रैप कर रही है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर हुनर है कि जो आप नहीं सोच सकते वो मैं सोच लेता हूँ और स्टूडियो में बोल लेता हूँ। तो ये अब करने के लिए मेरे पास खुला आसमान है, अपना यूट्यूब है, भले ही वो कारपोरेट है तो क्या सह लेंगे थोड़ा। नाना पाटेकर का आपने डायलॉग सुना था ना कि बोला थोड़ा सह लेंगे, तो सह लेंगे। लोग गाली तो देते ही है, ट्रोल तो करते ही थे पहले व्हाट्सएप पे, अब यूट्यूब पे करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो याद आ गया आपकी बात सुन के कि आप तो कह रहे थे ना कि बताइए, वॉशिंगटन पोस्ट में लेख लिखा जाता है फिर भी जांच नहीं होती है, और स्टैन स्वामी के बारे में इतने सारे जो है आरोप लगाए जाते हैं फिर भी जांच नहीं होती है। तो वाकई मुझे लगता है कि ये गोदी मीडिया इसकी डिमांड नहीं कर रहा है। इसको लेकर आपके मन में बहुत बड़ा दुख है,
और उस दुख के कारण ही आप पूरी तरह से समाजवाद के आश्रित हो गए हैं। लेकिन ये तो बताइए कि आपकी एनडीटीवी में सैलरी थी कितनी? ये तो अत्यंत निजी प्रश्न आपने पूछ लिया। ठीक ठाक सैलरी रही भी होगी तो यूट्यूब इतना थोड़े ना कमा पाएंगे। आज एक्चुअली एक मीटिंग हुआ था और जब अजितवा ने बताया कि अरे कहाँ पड़े हो एनडीटीवी के चक्कर में, हमको देखो, अभिशाप को देखो, और तो और ये प्रसून वाजपेयी दाड़ियल को देखो, साला करोड़ों कमा रहे हैं। पार्टियां अलग फंडिंग देती है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, यूट्यूब अलग देता है, जॉर्ज सोरज अलग देता है। तो हम कैलकुलेट करके देखें तो हमको लगा कि एनडीटीवी जो है वो लिटरली घाटे का ही सौदा है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो साले को, और गोदी सेट पे इल्जाम लगा के निकल जाते हैं, और मुझे तो प्रमोट करने के लिए सभी लोग हैं ही। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो यही है कि जो हम कर सकते थे एनडीटीवी में उतना हम यूट्यूब से भी प्रयास करेंगे। और जो डोनेशन वर्शन है, आप लोग डोनेशन का लिंक जो है जयपुर डायलॉग्स वाला समझ के जयपुर डायलॉग पे मत कर दीजिएगा। होता है लोग जयपुर डायलॉग को ही दे देते हैं। वो तो आपकी बात चलिए हमने मान ली, हम तो आपको जयपुर डायलॉग पे इनवाइट किए ही है ना। और हाँ आपकी जो प्रतिमूर्ति है, जो छाया है, उसको भी इनवाइट कर लेंगे, उसमें हमें कोई मुसीबत नहीं है। हम तो आपसे आपके समाजवाद के प्रति विचार जानना चाहते थे कि आप जो है 2 करोड़ रुपए महीना सैलरी लेके आप अपने विवेक से और अपने हृदय से कैसे आप समझौता कर देखा करोड़ रुपया कोई गरीबों में बांट दिया हो? हमने तो नहीं देखा कि आप जो है वो बाकी लोगों की तरह सड़क पर चलते हो। हमने तो नहीं देखा कि आप एक्सप्रेसवे पे ना जाते हो और बैलगाड़ी लेकर एक्सप्रेसवे पे जाके और कहते हो कि क्या यहाँ गरीबों की गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, भैंस गाड़ियाँ, कुत्ता गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ नहीं चल सकती? ये आपको कभी करते देखा नहीं, तो क्या आप खाली बातों के वीर हैं? आपको क्या लगा वामपंथी सिर्फ बातों के ही वीर होते हैं? और सच बात बताएं संजय जी, अडानी अगर एनडीटीवी का टेक ओवर नहीं करता तो अगले महीने की भी सैलरी देने की औकात जो है अब एनडीटीवी के पास थी नहीं। लेकिन इस सीक्रेट बात बता रहे किसी को आप बताइएगा नहीं। हाँ तो अरे आप हम 2 करोड़ रुपए से 1 करोड़ ले लेते, कम कर देते अपनी सैलरी। संजय जी, महीने के 2 करोड़ कितने होते हैं सोचिए। संजय जी अब सीक्रेट बात क्या बताया बताया आपको? आप धोती खोलिएगा। इतना बड़ा मैग्सेसे अवार्डधारी, इतना बड़ा पत्रकार, पत्रकार जैसा पत्रकार है जी हम। भारत में मेरे जितना बड़ा कोई बड़ा पत्रकार है क्या? अपने सैलरी से समझौता करना मतलब आप समझते हैं? वामपंथी कहने को होते हैं, कहना और होना दोनों अलग अलग बात है, और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना वो तो और अलग बात है। मैंने एक कॉमरेड से पूछा था, इंटरेस्टिंग कहानी सुना देते हैं आपके दर्शकों को चलने से पहले, कि कॉमरेड अपनी बीड़ी तुम दे दोगे दूसरे को? कॉमरेड ने कहा हाँ कॉमरेड हम दे देंगे। फिर मैंने बोला कॉमरेड क्या तुम अपना गमछा दे दोगे दूसरे को? बोला हाँ कॉमरेड दे देंगे। मैंने बोला कॉमरेड क्या तुम अपना खेत दे दोगे? बोला हाँ दे देंगे कॉमरेड। फिर मैंने पूछा कि तो लाओ 5 रुपया। बोला यही 5 रुपया तो मेरे पास कॉमरेड है, हम कहां से कुछ दे पाएंगे। और कहने का मतलब है यही 2 करोड़ का तो सहारा था, हम वो कहां से दे छोड़ दें। इसलिए मैंने टोटल कैलकुलेशन देखा कि आखिर अभिशाप और ये जो आशुतोष है या फिर ये जो पुण्य प्रसून वाजपेयी है या जितवा है, ये कमा कितना रहा है। कैलकुलेशन करके देखे तो महंगी महंगी गाड़ी में चल रहा है, 108 रुपए पेट्रोल होने के बावजूद भरवा रहा है। तो देखे कि पैसा तो यूट्यूब पे ही मिल ही जाना है, फिर काहे के लिए एनडीटीवी के चक्कर में पड़ना है। लगाओ गोदी सेट 24 पे 24 करोड़ सालाना तो ना मिलेगा आपको। नहीं नहीं उम्मीद है मिल जाएगा। अरे आप अल्ट न्यूज का कमाई देखिए ना, अल्ट न्यूज तो मेरे इतना बड़ा नहीं है, हम तो महान पत्रकार हैं। आप अल्ट न्यूज का भी अगर महीने का डोनेशन सिर्फ देख लीजिए तो 50 लाख वो डोनेशन दिखाता है, तो कितना मिलता होगा। और अल्ट न्यूज को साला एनडीटीवी पे बिठा के प्रमोट किए हम मतलब महान मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार, हमको करोड़ नहीं मिलेगा। और जॉर्ज सोरस भैया पास बहुत पैसा है, वो वामपंथियों पे लुटाने के लिए ही है। तो ठीक है मिल जाएगा, प्रोपोगेंडा तो हम ही रख सकते हैं। भाई आपका प्रोपेगेंडा हमारे तो समझ में आ नहीं रहा है, अब कैसे काम करें बताइए।
आपका प्रोपेगेंडा जो आपने इतने देर बैठ के अजीत अंजुम के साथ चलाया, तो बात बनी नहीं रवीश भैया। हाँ, तो जमातियों को इतना थोड़ी ना दिमाग होता है, आपको दिमाग है। लेकिन जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले हैं उनको दिमाग की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ ये भरना है कि देखो मोदी के रहते तुम बर्बाद हो जाओगे, और मोदी को आने से रोकने, सत्ता में आने से रोकने का जो ताकत है वो सिर्फ महान पत्रकार के पास है। तो जकात का जो फंडिंग इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो, वो जकात की फंडिंग अब हमको करना शुरू करो। इतना ही उनके पास दिमाग है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के पास, उससे ज्यादा है नहीं। तो आपको ये क्या लगता है कि इस समय जो भारत में हिंदू मुसलमान चल रहा है और बेशरम रंग चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा मानना है कि एनडीटीवी का डाउनफॉल जो है उसी दिन शुरू हो गया था जब सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हो गया। और सोशल मीडिया के आने का सबसे घाटा ये हुआ कि राइट विंग का वो इंटेलेक्चुअल जो कि फ्री था, जिसके पास रॉ कंटेंट थे, जो हमें उत्तर दे सकता था, जिसके पास माध्यम नहीं था, वो आ गया। और तब हमने ट्रैप किया कि देखो अक्षय कुमार भी तो भगवे रंग में था। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उस वक्त भी सोशल मीडिया होता तो अक्षय कुमार को भी उतनी ही गाली पड़ती जितनी दीपिका को पड़ रही है। लेकिन हम तो हिपोक्रेट है, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। हमको तो दीपिका के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, अब आप पूछ लीजिएगा कि बताइए, कतर में वो फुल बाह में बुर्का छोड़ करके पूरा हर चीज ढका ही हुआ था। तो ये सब प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुर्का पहनने के अलावे जो है फुल ड्रेस ही पहन के कुछ जा सकती थी कतर में। अगर जिस प्रकार का बेशरम रंग में कपड़ा पहनी थी उस प्रकार का कतर में जाती तो बीच से चीर दी जाती ना, है? लेकिन खैर, वही बात मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, बॉलीवुड का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। बॉलीवुड जीवित रहेगी तो फिर उस प्रकार की फिल्में बनेगी जिसपे हम बता सकते हैं। आपको दो उदाहरण मैं देता हूं, इजिली समझ जाएंगे। बिहार में एक वेब सीरीज बनी है महारानी, उसमें हमारी बहुत क्लोज है हुमा, वो राबड़ी देवी टाइप का रोल कर रही थी। तो उसमें चारा घोटाला की जगह दाना घोटाला था। अब देखिए बॉलीवुड क्या करता है। जो बिहार के ईमानदार अफसर ने चारा घोटाला एक्सपोज किया था, और उसका नाम था VS दुबे, आप तो जानते होंगे, आप उस लाइन में रहे हैं। हमने बड़ी बारीकी से उसको अब्दुल के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ईमानदार अब्दुल होता है। VS दुबे कैसे साला ईमानदार हो सकता है? आपको तो पता है ना, सही बात, आपको तो पता है ये चीज। तो ये जो बॉलीवुड कर सकता है वो मीडिया नहीं कर सकता, इसलिए बॉलीवुड का बचना बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग बॉलीवुड को ही मिटाने पे लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी एक और ताकत जो है वो खत्म हो जाएगी वामपंथियों से। वो ठीक नहीं है। भारत माता के बेटों से इस प्रकार से आप लोग रोजगार मत। तो आपकी बिटिया के साथ लव जिहाद हो जाएगा तो क्या करेंगे? होबे नहीं न करेगा। हमारी बिटिया समझदार है, वो जानती है कि पापा कहते कुछ और है, लेकिन अब्दुल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप मुझे प्रोवोक करेंगे तो अभी जो रांची में 50 टुकड़े हों उस पर मैं बात करूंगा? नहीं करूंगा। मैं रोजगार के मुद्दे पे ही रहूंगा। रोजगार कहाँ है? एक और बेरोजगार को आप लोग बढ़ा दिए। 2 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती थी मान लीजिए, तो बेरोजगार ही ना किया आप हमको। और बेरोजगारी का पैमाना ऐसे थोड़ी ना तय होगा, देखना पड़ेगा हमको कि पहले साक्षी जोशी क्या करती थी, अभिशाप क्या करता था, अजीत अंजुम क्या करता था। ये लोग पत्रकारिता के नाम पे जो भी करते हो, लेकिन रोजगार तो था इनके पास, ये तो आप मानेंगे। अब आपने बेरोजगार कर दिया, तो हम तो बेरोजगारी का पैमाना उसी के हिसाब से तय करेंगे। हम नहीं मानेंगे कि कोई डिजिटल इंडिया के थ्रू यूट्यूब से भारत को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, ये हम मानेंगे नहीं आंकड़ों में। आप भले आंकड़ा दिखा दीजिएगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम वामपंथी है, हम क्यों माने भाई? देखिए रवीश जी, मेरे पास आंकड़े हैं कि मुसलमानों द्वारा 2014 से लेकर आज तक 275 हिंदुओं की हत्या की गई है, जिसमें लव जिहाद भी सम्मिलित है, जिसमें भूमि जिहाद भी सम्मिलित है। तरह तरह के जो जिहाद के अलग अलग आयाम है वो सब है 275। और आप जो है आज तक 4 लोगों को लेके, और आप जो है वो गोरक्षकों वाला नैरेटिव चला रहे हैं। आपके पास एक अखलाक है, एक तबरेज है, एक जुनैद है, एक पहलू है। इन 4 को लेके आप वो 275 है उनको आप ध्यान नहीं देते।
तो ये जो आपका ढोंग है, ये जनता के सामने उजागर हो गया है। आप कैसे ढकेंगे इसको? ये तो वो पर्दा है जो आपकी पिछवाड़े को कवर ही नहीं कर रहा है। एक तरफ से आप करते हैं तो दूसरा तरफ खुल जाता है, एक तो ऊपर करते हैं तो नीचे खुल जाता है। तो आप तो कवर कर ही नहीं पा रहे हैं, आप तो पूरी तरह से उघाड़े हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। बेशर्मी का भी तो देखिए, वामपंथ और बेशर्मी का बहुत गहरा नाता है। हम बात अखलाक पे ही करेंगे, और देखिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी एक आध अल्ट न्यूज के माध्यम से, जिनको हमने प्रमोट करके बड़ा बनाया था, बताएं कि वो देखो उसके हाथ में पर्स की जगह पर्स था, पत्थर नहीं था। विजुअल हमने चेक किया, हमने फलाना ढिमकाना कैमरे का उपयोग करके ये पता कर लिया था कि नहीं नहीं वो उपद्रवी नहीं है। उसी प्रकार से हम ढक देंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम बेशर्मी से उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वामपंथी जो है इस चीज को कवर करेंगे? अरे वामपंथ और इस्लाम बहुत अलग थोड़ी ना है, दोनों लगभग वही वही है। उनको भारत से मतलब नहीं। आप देखिए, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार की इस नए भारत को स्वीकार कर देना चाहिए? पहले बस्तर में हमले होते थे, भारत के जवान मारे जाते थे, जेएनयू में डपली गैंग डपली बजाता था, तो एक भाव उत्पन्न होता था, मन ही मन तो आनंदित होते थे कि चलो भारत कहीं और टुकड़ों में बट गया, जो मुख्य विचारधारा है। अब पिछले आप देख लीजिए कि जब से ये मोदी सरकार आई है, न छत्तीसगढ़ में हमले हो रहे हैं, न झारखंड में हो रहे हैं, न उड़ीसा में हो रहे हैं। तो वामपंथ जो हमारा कमजोर पड़ा जो ग्राउंड पे, तो उससे वो लड़ाई तो कमजोर नहीं होने दे सकते ना। तो उसी लड़ाई में अब सड़क पे लड़ाई लड़ी जाएगी, हम सड़क पे खड़े होकर के भाषण देंगे। तो सड़क पे आप आते तो है नहीं। वैसे तो आपने सीएए का भी समर्थन कर दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने किसान कानून का भी, सीएए का विरोध कर दिया, कुछ नहीं हुआ। किसान कानून का विरोध कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आपने तरह तरह के जो है कौन से शर्जीलों का भी आपने समर्थन कर दिया, कुछ नहीं हुआ। सारे पकड़े हैं। बेचारा उमर खालिद अभी तक पड़ा हुआ है, अंदर सड़ रहा है। और दूसरे, इतना सब होने के बाद भी आपका जो मित्र है, आपके आंखों का जो तारा है पाकिस्तान, वो बेचारा जो है वो कमजोर पे कमजोर पड़ता जा रहा है। तो क्या होगा? आपको कौन सपोर्ट करेगा? देखिए, ये सारी नाकामियां जो है वो व्यक्तिगत नाकामियां हैं, ये पाकिस्तान की अपनी नाकामियां हैं। और सरजील वाला मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया था। 30 मिनट के भीतर मैंने बताया कि किस प्रकार से सरजील ने जो बातें कही थी उस वक्त गांधी के संदर्भ में, वो बहुत गलत नहीं थी। लेकिन विडंबना देखिए, जो कुछ भी चल रहा है इस देश में, कि संघी जो है वो सरजील के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि सरजील की बातें जो है एक तरह से नाथूराम गोडसे टाइप की ही बातें थी, जो गांधी को सबसे बड़ा हिटलर बता रहा था। फिर भी आप देखिए मेरी भी बेशर्मी कि मैं सरजील को सपोर्ट कर रहा था। तो देखिए, बेशर्मी अब एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, और आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ रवीश थोड़ा कम बेशर्म हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने हिसाब से सिलेक्टिव मुद्दों पे अपना बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मेरे हिसाब से अभी भी ऐसा है कि जो कमियां है वो तो कांग्रेस के अंदर है, वो हम पिच तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक छोटे भाई योया, योया मतलब आप योयो हनी सिंह मत समझिएगा, योया मतलब एक आंदोलन जीवी है जिसका नाम योगेंद्र यादव है। तो योया ने पिच तैयार की थी पूरे किसान आंदोलन में। अब भाई बैटिंग तो समाजवादी पार्टी और इन्हीं को करनी थी, रवीश कुमार और ये एक माध्यम बन सकते हैं। लेकिन आपको खेलना तो, और इलेक्शन तो स्वयं लड़ना और जीतना है। तो मुझे लगता है कि जैसे सरजील का आपने उठाया, फिर उमर खालिद वाला, तो उमर खालिद भी कम हवा में नहीं उड़ रहा था। मुझसे बड़ा बनने का प्रयास करोगे तो पर तो कट ही जाएगा ना। अरे मैं मैग्सेसे अवार्ड धारी हूं संजय जी, मैं मामूली व्यक्ति थोड़ी ना हूं। आप इच्छाधारी नाग हो क्या? नहीं, मैं वो भले ना हूं, लेकिन मैं बड़ा हूं। आप ये समझिए, आई एम बिगर देन लाइफ। मेरे वजह से इंडिया को लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पास मैग्सेसे अवार्ड है। आप समझिएगा, तो सरजील इमाम पूरा लाइमलाइट लेके चला जाता है इस वजह से, या फिर उमर खालिद। मैंने भी सोचा जाने तो सालों को जेल में, हमसे बड़ा लाइमलाइट लेके चला जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। जाओ, इतना थोड़ी ना बोलना चाहिए। अरे बोलो, कंट्रोल में बोलो, मेरी तरह से प्रोपोगेंडा करना सीखो यार। एक बात तो है रवीश जी, और उसके लिए जयपुर डायलॉग्स में बेशरम ऑफ द डिकेड का हम एक अवार्ड इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, और हम आपको उसका
स्वाभाविक पात्र मानते हैं और हम आपको बेशर्म ऑफ द डिकेड के पुरस्कार से हम नवाजते हैं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, दरिया दिली है, वरना अभी आजकल जो स्थितियां बन रही है उसमें लोग मुझे गाली ही देते, लेकिन आपने जिस शालीनता के साथ मुझे गाली दी है ये मैं स्वीकार कर लूंगा। बाकी हाँ जी, हाँ जी। देखते रहिए आप। और हम जो है 2-4 रुपए भी आपको साथ में दे देंगे, क्योंकि आप तो समाजवादी हैं, आप तो भावना की कदर करते हैं। आपको जी, ये थोड़ी जी। चाहिए कि हम कोई करोड़ 2 करोड़ दें आपको। हम नहीं हुआ, क्या बात करते हैं जी आप। पैसा मूल मैटर है, पैसे के वजह से ही एनडीटीवी छोड़ी है और आप कह रहे हैं पैसा मैटर नहीं करता। बंद करो जी इसको, क्या मजाक लगा के रखा है अरे आपने? भाई ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं? चलिए हम जल्दी से खिसक लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। वो अभिषेक तिवारी बोला था नारा लगाना पड़ता है उसकी जगह पे, तो जय श्री राम।